स्वागत उद्बोधन के लिए यहां बुलाना चाहूंगी उन्हें जिनका विजन रहा है ये राष्ट्रीय कार्यशाला। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री पवन अरोड़ा जी का, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर, फर्स्ट इंडिया न्यूज। थैंक यू श्वेता। नमस्कार। आज के इस हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी गौरवशाली परंपराओं और हमारी धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए सबके दिल को छूने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है हमारे बीच न केवल सरकार के अतिथिगण हैं, न केवल जनप्रतिनिधि हैं, बल्कि हमें आशीर्वाद देने वाले, हमें मार्गदर्शन देने वाले पूरे संत शिरोमणि, पूरी एक आप कह सकते हैं कि महान विभूतियाँ यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी जी महाराज, पीठाधीश्वर श्री 1008 सेनाचार्य स्वामी असलानंद गिरी जी महाराज, परमहंस श्री 108 डॉक्टर राम प्रसाद महाराज महंत जी, साध्वी प्रीति प्रियंबदा जी, श्रीमान सुंदरलाल जी महाराज, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, चरण स्पर्श अर्पित करता हूं। हमारा सौभाग्य है आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में आप सबके लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब मौजूद हैं। और चूंकि ये कार्यक्रम हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, गौ पालन, गौ सेवा से जुड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि आपके मुख्य आतिथ्य में इस कार्यक्रम की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। आप संस्कृति से तो मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और गौ सेवा और गौ संरक्षण में आप व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। अभी आपने वीडियो में गायों के दौड़ते हुए चित्र देखे होंगे, वो आप ही के फार्म हाउस की गायें हैं। तो आप खुद गौ सेवा करते हैं, इससे अच्छी कोई बात और हो नहीं सकती है। हमारे साथ राज्य सरकार के गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत साहब भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत रुचि है और मैं ये कह सकता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की जो नींव रखी गई थी वो आपके कहने से ही रखी गई थी। पाली में हमारा कार्यक्रम था तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपने पिछली बार जोधपुर में गौ सेवा पे कार्यक्रम किया था, तो इस बार आप कब करने जा रहे हैं, जल्दी करिए। तो पिछली बार हमने 31 अगस्त को किया था, इस बार हमने जुलाई महीने में ये कार्यक्रम कर लिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके लोकप्रिय विधायक देवेंद्र जोशी जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका भी सामाजिक कामों में और इस तरह के कामों में बहुत जुड़ाव रहता है। हमारे बीच बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग साहब भी मौजूद हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप ही के डीआईजी साहब भी यहाँ मौजूद हैं और बाकी लोग भी हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिनेंद्र सिंह हमारे सीनियर एडिटर और हमारी पूरी फर्स्ट इंडिया की टीम, उनके सतत प्रयत्नों से कार्यक्रम आज यहाँ संभव हो पाया है। इसके अलावा आप जो यहाँ सभी महानुभाव, जोधपुर के जो विभूतियाँ, गौ सेवक, गौपालक, गौशालाओं के जो संचालक हैं, और मैं देख रहा हूँ कुछ हमारी संगीत विशारद और संगीत विभूतियाँ भी आज यहाँ मौजूद हैं। आप सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम एक सोच के साथ है। फर्स्ट इंडिया का ये प्रयास रहता है कि न केवल अपने सामाजिक सरोकार निभाए, बल्कि हमारे राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने वाले लोगों को आगे लेकर के आए। राष्ट्र निर्माण में हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम अपनी परंपराओं को, गौरवशाली अतीत को कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम अपनी संस्कृति को आज फिर एक बार लोगों के बीच में लेकर के आ सकते हैं, जो खास तौर पे यूथ पुरानी मान्यताओं को, पुरानी संस्कृति को, इन सबको भूलता जा रहा है। उन तक जब ये बातें इन कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचेंगी तो मैं समझता हूं कि हमारा जो गौरवशाली अतीत था वो वापस लौट सकेगा। अर्थवेद में एक श्लोक है, गावो विश्वस्य मातृ। इसका तात्पर्य यह है कि गायें जो हैं वो पूरे विश्व की माताएं हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे की देखभाल करती है, ऐसे गौ माता जो है वो पूरे विश्व की देखभाल करती है, क्योंकि गाय ही एक ऐसा जीव है। अब हम गाय को पशु कहने से परहेज करते हैं। गाय पशु नहीं है, गाय तो एक आप कह सकते हैं कि शक्तिदायिनी एक फिगर है, एक हमारे को
जो है शक्ति देती है गाय, और उसका हर चीज़, चाहे वो जिसको हम पंचगव्य कहते हैं, चाहे उसका दूध है, घी है, दही है, गौमूत्र है, गोबर है, सभी चीज़ों में कोई ना कोई गुण छुपा हुआ है। जब हम गाय के गुणों की बात करते हैं तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। आपने वेद पुराण में, यज्ञों में आमतौर पे देखा होगा, गाय के गोबर से पहले उसको लीपा जाता है, गौमूत्र से उसको स्वच्छता दी जाती है, गाय की उपस्थिति वहाँ अनिवार्य होती है। और अभी बाहर कितने सुंदर ढंग से सभी अतिथियों ने और हमारे धार्मिक गुरुओं ने कितने अच्छे ढंग से गौ माता की पूजन किया। तो हमारा धार्मिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ गाय का मामला है। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य और औषधीय गुण भी गाय के इसी पंचगव्य में भयंकर रूप से मौजूद हैं। अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो आपको पता ही है कि गौ का जो दूध है वो सुपाच्य है। छोटे बच्चे को भी आप कहते हैं कि गाय का दूध देना चाहिए, तो सुपाच्य है, उसमें पौष्टिक गुणों की भरमार है। और गाय के इन सभी चीज़ों में औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं। आपने सुना होगा कई लोग तो नियमित रूप से गौमूत्र पान भी करते हैं, और बहुत सारी इसमें औषधीय गुण छुपे रहते हैं। इसी तरह से कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में भी गाय का बड़ा महत्व है। जो जैविक खेती, जिसको हम ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, वो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि गाय का वरदान है। गाय का जैविक खेती में किस तरह से सहयोग है, और इसके अलावा पर्यावरण सुधरता है। जब हम जैविक खेती करेंगे, पर्यावरण सुधरेगा, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, तो गाय का तो ये सब योगदान है ही है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में भी गाय का बड़ा योगदान है। चाहे वो हमारे किसान भाई हों, उनके लिए अतिरिक्त इनकम हो जाती है अगर वो गाय पालन भी साथ में करते हैं। तो चाहे गाय का दूध, दही, घी, इससे इनकम हो, चाहे आजकल गोबर भी इकट्ठा करके गोबर को उपयोग में लेने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपने सुना होगा, आपके जोधपुर में है नहीं, जयपुर में बड़े स्तर पे जो शवदागृह होते हैं उनमें अब पेड़ों की लकड़ी की बजाय गो काष्ठ, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी, एक तरह से वो लकड़ी के आकार के वो कंडे आप कह सकते हैं, वो होते हैं, उससे आजकल शवदाह में उसको काम में लिया जाता है। तो उससे पर्यावरण बचता है और सब कुछ जो है ये होता है। इसके अलावा डेयरी का खूब विकास हो रहा है। डेयरी से, पशुपालन से, गौ को खास तौर पे केंद्र में रख करके लोगों को रोजगार मिल रहा है, डेयरी का विकास हो रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। गाय के महत्व की बात करते हैं तो कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, दूध दही घी भोजन गौ करे उपकार। दूध दही घी भोजन गौ करे उपकार, जो ना रखे गावों को तिनका जीवन बेकार। तो आप सोच सकते हैं कि किस जमाने से हमारी गाय की महत्ता संतगण बताते आ रहे हैं। लेकिन जब हम ये सब बात करते हैं तो इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन का तात्पर्य भी ये है कि गाय के महत्व को हम पुनर्स्थापित करें। कुछ चैलेंजेस भी हैं, और ख़ास तौर पर जब सरकार के प्रतिष्ठित नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, ख़ासतौर पे मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, तो आज काफ़ी बड़ी समस्या है सूनी गायों की, या जिनको आमतौर पे लोग आवारा गायें कह देते हैं, उनको हम आवारा गाय नहीं कहना चाहेंगे। आप यूँ कह सकते हैं कि सूनी गायें हैं, उनको अब वहाँ घर में जगह नहीं मिलती है, उनकी बड़ी समस्या है। चाहे उनके भोजन की समस्या हो, चाहे उनकी वजह से कोई ट्रैफिक की समस्या हो, ये सब समस्याएँ आती हैं, इसको हमको देखना चाहिए। इसी तरह से गौ तस्करी की खबरें अभी भी आते रहती हैं, और उसका एक बड़ा कारण मेरे ख्याल से ये है कि सभी राज्यों में एक समान नीति नहीं है। किसी राज्य में गाय को लेकर के अलग तरह की नीति है, खासतौर पे दक्षिण भारत या दूसरे राज्यों में अलग तरह की नीति है। उत्तर भारत में गाय का जो मान सम्मान है और जो नीति है वो दक्षिण भारत में या उस तरफ नहीं है। तो इस वजह से राज्यों की अलग अलग नीतियां होने के कारण भी कई बार गौ तस्करी की खबरें आती हैं, जो कि लोगों को मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से, मान्यताओं के आधार पर बहुत पीड़ित करती हैं। बड़ी दुखदायी बातें होती हैं। इसी तरह से नस्ल संरक्षण की बड़ी ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कि जो अभी हमने चित्र आपको दिखाए उसमें हमारी कितनी बेहतरीन देसी नस्लें इसमें आपको दिखाई हैं, लेकिन आज ज़्यादा दूध लेने की, उसमें ज़्यादा धन कमाने, ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लालच में विदेशी गायों को हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो उस पर भी थोड़ा चेक करना चाहिए। जो हमारी देसी नस्लें हैं उनको हम कैसे और उन्नत बना सकते हैं, इस पे और काम होना चाहिए। इसके अलावा गायों के लिए जो चरागाह रखे गए थे गांवों में, उन चरागाहों पे अतिक्रमण की बड़ी भारी समस्या है। कई बार शिकायतें होती हैं, फौरी कार्रवाई थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जिस तरह की चरागाह की व्यवस्था थी वो चरागाह अब धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं, और गायों और दूसरे जानवरों को वो चरागाह उपलब्ध नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि
चरागाहों का कैसे उनको अतिक्रमण से मुक्त करा जाए, ये चीज़ हमको सरकार को खास तौर पे देखनी चाहिए। और जब हम सोचते हैं कि कुछ मोटे सुझाव क्या हो सकते हैं, तो मोटे सुझाव जो हमें लगता है, जो फर्स्ट इंडिया को लगता है, वो ये है कि आधुनिक गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए, उनका प्रबंधन होना चाहिए, और जो इस तरह की सूनी गायें हैं उनको वो ऐसी गौशालाओं में जगह मिलनी चाहिए। और जब हम एक ही स्वर में ये कहते हैं कि गाय की कोई भी, चाहे वो उसका अपशिष्ट पदार्थ है, चाहे वो गौमूत्र है, चाहे वो गोबर है, वो बेकार नहीं है, वो काम में आने लायक है, तो क्यों ना हम ऐसे सभी जानवरों को ऐसी अच्छी गौशालाओं में स्थान दे सकें और उनका उपयोग ले सकें। इसी तरह जैविक खेती को और ज़्यादा प्रचारित करने की ज़रूरत है। अभी जैविक खेती एक तरह का फैशन बना हुआ है। बड़े शहरों में आपको स्टोर्स दिख जाएंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं, और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 1.5 गुना 2 गुना दामों पर मिलते हैं, लेकिन आम आदमी अभी भी उससे दूरी महसूस करता है और वो सोचता है कि ऑर्गेनिक खेती का प्रोडक्ट है तो ये शायद महंगा होगा, तो उसको जाता नहीं है। तो ऑर्गेनिक खेती कैसे करें, हमारे कृषि विभाग भी इसमें और आगे आ सकते हैं कि ऑर्गेनिक खेती को कैसे पॉपुलर किया जाए, गाय के गोबर की खाद या गाय को इन्वॉल्व करते हुए कैसे हम इसको करें। इसी तरह से एक अच्छा काम हुआ, 2014 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया, और उस गोकुल मिशन के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि गायों की उन्नत नस्लों पे काम हो, जो गायों का कृत्रिम गर्भाधान का प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए, सेक्स सॉर्टेड सीमन, उसकी जो प्रयोगशालाएं हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, उनकी उपलब्धता बढ़ाई जाए, ताकि अच्छी नस्ल की देसी गायें विकसित हो सकें। और इस मिशन का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने में मिला। भारत में जो दूध उत्पादन है वो पहले से 64% ज़्यादा बढ़ गया। प्रति व्यक्ति दूध, एक आंकड़ा मैंने पढ़ा था, प्रति व्यक्ति दूध पहले 307 ग्राम रहता था, वो 471 ग्राम हो गया है। ये अलग बात है कि वो किन को मिल पाता है, सब तक उपलब्धता हो पाती है नहीं हो पाती है, लेकिन एक आंकड़ा बड़ा सुकून देने वाला है। इसी तरह से डेयरी के क्षेत्र में 26% की ग्रोथ है। तो इससे हमको लगता है कि अभी भी इसमें ग्रोथ का स्कोप बहुत है। अगर हम गाय को केंद्र में रख करके गो आधारित खेती को, डेयरी पालन को, औषधियों के निर्माण को, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो निश्चित तौर पे रोजगार भी मिलेगा लोगों को, अच्छा खान पान भी मिलेगा, अच्छी पौष्टिकता भी मिलेगी, और उनका जीवन भी पहले से ज़्यादा रोग मुक्त और अच्छा खुशहाल जीवन होगा। तो इन सब बातों को मैंने एक भूमिका के रूप में आपको प्रस्तुत किया कि हम इस सारी बातों को केंद्र में रख करके इस आधार पे ये कार्यशाला करना चाह रहे थे, जहां हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के जो गुणीजन हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जोराराम कुमार साहब तो खुद मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह जी का खुद का व्यक्तिगत अनुभव गौपालन और गौ सेवा में बहुत अधिक है, और हमारे सारे जो संतगण यहाँ विराजमान हैं वो सारे संतगण भी गौपालन से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, और यहाँ जो बाकी गौशालाओं के संचालक और जो ओनर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो सभी लोग मिल करके इस बारे में एक मंथन करें, विचार करें, और एक बार फिर इस सामूहिक प्रयास से मैं समझता हूँ कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है, पुरानी जो मान्यताएं हैं, पुरानी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको हम पुनर्जीवित कर पाएंगे और हमारे भारत को आगे बढ़ा पाएंगे और हमारा जीवन खुशहाल कर पाएंगे। आज हरियाली तीज भी है, मैं आप सबको उसकी बधाई भी देना चाहता हूँ। उसके लिए हमने इसीलिए आज सबको यहाँ पौधा जो है गिफ्ट के रूप में दिया है, बजाय कटे हुए फूल देने के। और बाकी लोगों को भी हम राजीव जी को कह रहे हैं कि हमारे कार्यालय से पौधे उपलब्ध कराएं, निःशुल्क पौधे आप सब भी अगर लेना चाहें तो आपको वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो पौधारोपण का काम जो आज से राज्य सरकार ने बड़े स्तर पे हाथ लिया, आज मुख्यमंत्री जी खुद 4-5 जगहों पे खुद पौधारोपण करने गए हैं, और सरकार ने एक लक्ष्य लिया है कि वो 10 करोड़ पौधे इस मानसून में या इस सीजन में लगाएंगे। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और लगभग 4 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। तो इस सब में भी हमको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। फर्स्ट इंडिया ने एक मुहिम अपने हाथ में ली है कि हम जितना भी वृक्षारोपण करते हैं उनमें से लगभग 50% पौधे हम फलदार पौधे लगाएं। केवल छायादार पौधे नहीं लगाएं, बल्कि ऐसे फलदार पौधे लगाएं जो ऊंचे होते हैं, जो छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं। आम हो सकता है, जामुन हो सकता है, कई बार अमरूद के पेड़ भी बहुत बड़े हो जाते हैं, और दूसरे फलदार संतरा, मौसमी अगर छोटे भी लगाते हैं तो ऐसे क्षेत्र जो कच्ची बस्ती के क्षेत्र हैं, कमज़ोर तबके के क्षेत्र हैं, या आंगनबाड़ियाँ हैं, या बच्चों के स्कूल हैं उनके कैंपस है, या जो हमारे चिकित्सालय हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उनके कैंपस है, अगर हम वहाँ फलदार पौधे लगाते हैं तो आने वाले समय में 2-4 साल में, 5 साल में जब वो फल देने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पे उन सभी को
खूब पौष्टिकता मिलेगी, खूब अच्छा उनको पोषाहार मिलेगा और उसका सबको फ़ायदा मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपने रुचि दर्शाई और इतनी बड़ी संख्या में, मेरे ख्याल ये रेयर कार्यक्रम होता है जब इतने बड़े हॉल में इतने सैकड़ों लोग विराजमान होते हैं। तो आप सबका खासतौर पे जोधपुर वासियों का और पूरी इस मारवाड़ की जो बेल्ट है, इस पूरी बेल्ट के लोगों का खास तौर पे गायों और पशुओं के पालन के प्रति रुझान है, उसको मैं सलाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को यहाँ आकर के सार्थक बनाया। शुक्रिया, थैंक यू।